दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसने सिर्फ 1 रुपए से ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसका मंथली टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई ऑफिस, ना कोई ब्रांड, बस एक मिट्टी का मटका, कुछ कागज के चिट्स और एक ऐसा खेल जिसने पूरे भारत को नशे की तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये आदमी इतना ताकतवर था कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स इससे दोस्ती रखते थे, पॉलिटिशियंस इसके सामने झुकते थे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स इसका नाम इज्जत से लेते थे और पुलिस चाहकर भी इसे छू नहीं पाती थी। लेकिन सवाल ये है, कराची से एक रिफ्यूजी बनकर मुंबई आया वो लड़का जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आखिर इंडिया का सबसे बड़ा मटका किंग कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल ये, जब उसका साम्राज्य अपने पीक पर था तब वो अचानक खत्म कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ सिस्टम का पतन था या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी साजिश चल रही थी जिसके बारे में आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता? क्या आप जानते हैं, आज आपके फ़ोन पर जो फास्टेस्ट मटका रिजल्ट वाली वेबसाइट्स दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें इसी कहानी में छिपी हुई हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये उस दौर की कहानी है जहां सपने, सट्टा, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और सत्ता सब एक ही टेबल पर बैठते थे। ये कहानी है रतन खत्री की, द रियल मटका किंग। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले के बॉम्बे से। उस दौर में मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और मुंबा देवी, कालबा देवी और धाजी स्ट्रीट जैसे इलाकों में एक अजीब खेल खेला जाता था, आंकड़ा जुगार। असल में मुंबई के ट्रेडर्स और मिल वर्कर्स न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले कॉटन रेट्स पर पैसे लगाते थे। यानी अमेरिका में कपास का भाव क्या खुलेगा, इस पर भारत में सट्टा लगता था। मंडे से फ्राइडे तक न्यूयॉर्क से टेलीप्रिंटर के जरिए कॉटन के रेट्स बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज तक पहुंचते और लोग सिर्फ अंदाजा लगाते कि नंबर क्या आएगा। जिसका अनुमान सही, उसकी जीत। सोचिए, एक मजदूर की किस्मत हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी अमेरिकन ट्रेडर के फैसले पर टिकी होती थी। फिर भारत आज़ाद हुआ, बंबई तेजी से इंडस्ट्रियल हब बनती गई और ये गैम्बलिंग सिस्टम पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन फिर आया साल 1961 और एक ऐसा झटका जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अचानक अपने रेट्स भेजना बंद कर दिया। पूरा सिस्टम खत्म होने वाला था और यहीं एंट्री होती है पहले गेम चेंजर की, कल्याण जी भगत की। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से आए कल्याण जी ने सालों तक इस सिस्टम को समझा और 1962 में लॉन्च किया वर्ली मटका। एक मिट्टी के मटके में 0 से 9 तक की चिट्स डाली जाती। एक आदमी मटके से चिट निकालता और जो नंबर निकलता वही विनिंग नंबर बन जाता। सबसे खतरनाक बात, इस गेम में एंट्री सिर्फ 1 रुपए थी, यानी कोई भी खेल सकता था। मजदूर, रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर, यहाँ तक कि सड़क पर बैठा भिखारी भी। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली खिलाड़ी अभी एंट्री करने वाला था। अब एंट्री होती है उस आदमी की जिसका नाम आज भी रहस्य की तरह लिया जाता है, रतन खत्री। रतन खत्री का जन्म कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन 1947 के विभाजन ने सब कुछ छीन लिया, घर, जमीन, पहचान। उनका परिवार रेफ्यूजी बनकर मुंबई पहुंचा। मुंबई में उन्होंने टेक्सटाइल मार्केट्स में छोटे काम किए और वहीं पहली बार उन्होंने इस गैम्बलिंग दुनिया को करीब से देखा। जब कल्याण जी भगत ने वर्ली मटका शुरू किया तो रतन खत्री उनके साथ काम करने लगे। लेकिन रतन सिर्फ मैनेजर नहीं थे, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑड्स कैसे सेट होते हैं, पेमेंट कैसे होती है, लोगों की सोच कैसे काम करती है। फिर आया साल 1964। एक दिन कल्याण जी और रतन खत्री के बीच इतनी बड़ी बहस हुई कि दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए और यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। रतन खत्री ने लॉन्च किया न्यू वर्ली मटका। उन्होंने ताश के पत्तों का इस्तेमाल शुरू किया। हर गेम के बाद पूरी गड्डी लोगों के सामने ख़त्म की जाती, नई गड्डी अगले गेम में आती ताकि कोई चीटिंग का आरोप ना लगा सके। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, कोई भी आम आदमी आकर खुद मटके से कार्ड निकाल सकता था। यानी लोगों को लगने लगा कि ये गेम ईमानदार है। और बस मुंबई पागल हो गई। कुछ ही सालों में रतन मटका मुंबई की पहचान बन गया। परेल, लालबाग, भाईखला, कालबा देवी, हर गली में छोटे छोटे मटका ऑफिस खुल गए। चार्ट्स, स्लिप्स, टाइम टेबल्स,
पूरा सिस्टम एक कंपनी की तरह चलने लगा और रिटर्न्स 1 रुपए पर 900 रुपए तक। जिस मजदूर की दिन भर की कमाई 5 रुपए हो, अगर उसे 1 रुपए पर 900 रुपए मिलने की उम्मीद दिखे तो वो खुद को कैसे रोकेगा। लेकिन जहां एक तरफ लोग अमीर बनने के सपने देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हजारों घर बर्बाद हो रहे थे। लोग कर्ज में डूब रहे थे, उधार लेकर सट्टा खेल रहे थे और कई बार रिकवरी के नाम पर हिंसा तक होने लगी। लेकिन इन सब के बीच रतन खत्री लगातार ताकतवर होते जा रहे थे। 1970 तक उनका डेली टर्नओवर करोड़ों में पहुंच चुका था। उनका सफ़ेद कुर्ता पजामा, सिर पर स्कार्फ एक आइकॉनिक पहचान बन चुका था। बॉलीवुड स्टार्स उनसे मिलते थे, पॉलिटिशियंस उनके करीब रहना चाहते थे और पुलिस एक फ़ोन कॉल पर केस गायब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, रतन खत्री सिर्फ डॉन नहीं थे, उन्होंने अपनी एक रॉबिन हुड इमेज भी बना ली थी। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसा देना, गरीबों की सहायता करना, इसी वजह से लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी देते थे। 1975 में धर्मात्मा रिलीज हुई और कहा जाता है कि उसका किरदार काफ़ी हद तक रतन खत्री से इंस्पायर्ड था और यहीं से उन्हें मिला वो नाम जो इतिहास में अमर हो गया, मटका किंग। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। सरकार ने गैम्बलिंग, स्मगलिंग और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स पर तगड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। रतन खत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें करीब 19 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। रतन खत्री जेल के अंदर थे, लेकिन उनका नेटवर्क बाहर पहले की तरह चलता रहा। मुंबई, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका से भी बैटिंग आने लगी। यही उनकी असली ताकत थी। लेकिन इन 19 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। नई जनरेशन के बुकीज मार्केट में आ चुके थे, पॉलिटिकल रिश्ते बदल रहे थे, पुलिस का दबाव बढ़ चुका था और पहली बार रतन खत्री की मोनोपोली कमज़ोर पड़ने लगी थी। फिर आया 1990s का दशक। मुंबई पुलिस को समझ आ चुका था कि मटका का पैसा सिर्फ जुए तक सीमित नहीं रहा, ये पैसा अंडरवर्ल्ड, हथियारों और गैंग नेटवर्क्स तक पहुंच रहा था। इसके बाद शुरू हुआ बड़ा ऑपरेशन, मटका डेंस पर रेड्स, बुकीज़ की गिरफ्तारियां, पूरे नेटवर्क पर हमला और धीरे धीरे वो साम्राज्य टूटने लगा जिसे कभी अजेय माना जाता था। लेकिन दोस्तों, रतन खत्री की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कहा जाता है कि एक फैमिली वेकेशन के दौरान उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था। एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अब सरकार की नज़रें पूरी तरह उन पर टिक चुकी हैं। यही वो मोमेंट था जिसने रतन खत्री को अंदर तक हिला दिया और शायद यहीं से उन्होंने समझ लिया था कि उनका दौर ख़त्म हो रहा है। 1993 में रतन खत्री ने एक्टिव बैटिंग से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने खुद को धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से दूर कर लिया और मुंबई के तारदेव इलाके की नवजीवन सोसाइटी में एक शांत जिंदगी जीने लगे। लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। 2001 में उन्हें पैरालिसिस अटैक आया, फिर ब्रेन स्ट्रोक और आखिरकार 9 मई 2020 को 88 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने कभी पूरे भारत की किस्मत के नंबर तय किए थे, आखिर में खुद जिंदगी की आखिरी बाजी हार गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है? मटका सिर्फ एक खेल नहीं था, ये लोगों की मजबूरी, लालच और उम्मीद का बिजनेस था। गरीब आदमी अमीर बनने का सपना खरीदता था और बदले में अक्सर अपनी पूरी जिंदगी हार जाता था। रतन खत्री चले गए, लेकिन जल्दी पैसा कमाने का सपना आज भी जिंदा है। बस फ़र्क इतना है, पहले मिट्टी के मटके होते थे, आज मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस इंसान या किस अंडरवर्ल्ड कहानी पर चाहिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।